फाइन सर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज हम थोड़ा सा जो जहां पे बात करेंगे सियासी तौर पर जो बहुत ज़्यादा हलचल मची हुई है और ख़ास तौर पर पीडीएम के अंदर दरारें जो हैं खुलकर सामने आना शुरू हो गई हैं, चाहे पीडीएम की तमाम पार्टीज माने या ना माने। पीपल्स पार्टी भी वाले भी यही कह रहे हैं कि नहीं जी पीडीएम इंटैक्ट है, पीएमएलएन भी यही कह रही है, मौलाना फजल रहमान साहब भी यही कह रहे हैं। लेकिन वाज़ेह तौर पर अब नज़र आनी शुरू हो गई हैं बहुत सारी चीज़ें, ख़ास तौर पर जब मरीम नवाज साहिबा ने कल बहुत ही गुस्से में बातें की और जब मौलाना साहब ने भी कहा कि पीपल्स पार्टी को 9 जमातों का जो फैसला है उसको मानना चाहिए और हम इंतज़ार कर रहे हैं कि वो अपने सीईसी के से ये फैसला लेकर आते हैं कि नहीं कि जो है वो इस्तीफ़े देने चाहिए कि नहीं देने चाहिए। लेकिन उनका यही ख्याल है कि जो फैसले हुए थे पीडीएम के फोरम पर उनको ऑनर करना चाहिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। कल तो मरीम साहिबा ने यह भी कह दिया कि जी हम खुद से भी मार्च कर सकते हैं, हम सबसे बड़ी जमात हैं, जिस पर कमर जमान कायरा साहब का हमने रिएक्शन देखा। उन्होंने कहा कि जी 100 बिस्मिल्लाह, यकीनन आप एक बड़ी पार्टी हैं, अगर आप करना चाहते हैं तो करें, लेकिन ऐसी बातों से पीडीएम का जो प्लेटफॉर्म है उसको नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ समझा जाएगा। तो बेहतर यह है कि ऐसी बातें ना कहें, वरना हर कोई सोलो तो चल सकता है, लेकिन यह एक इत्तेहाद इसलिए बना था कि हम हुकूमत के खिलाफ मुत्तहिद होकर एक कैंपेन चलाएं और उस हुकूमत को घर भेजें। और बिलावल भुट्टो साहब ने भी आज बात की, बहुत सारी बातें की, जिसमें उन्होंने एक बात यह भी कह दी कि लाहौर में एक ऐसा सियासी ख़ानदान है जो कि सिलेक्ट होकर आता है हमेशा। और ये अब वाज़े तौर पर तो उन्होंने कुछ नहीं बताया कि कौन सा सियासी ख़ानदान है, लेकिन लाहौर का जब नाम लेते हैं तो यकीनन आप सबको भी मालूम है कि एक ही बड़ा सियासी ख़ानदान है जो कि 1985 ऑनवर्ड से आप लोगों के सबके सामने है, और वो शरीफ ख़ानदान। और जो मरीम साहिबा ने भी गुफ्तगू की थी कल, उसमें भी उनका यही ख्याल था कि जो मियां नवाज शरीफ साहब के मुतल्लिक किसी किस्म की भी कोई बात करेगा तो हम उसका ज़बान खींच लेंगे, और बहुत सख्त लहजा इख्तियार किया। अब इसकी वजह नहीं मालूम, और जब उनसे पूछा गया कि जी आप किसके मुतल्लिक बात करनी है तो उन्होंने कहा कि ये इशारा मैंने दे दिया, अब आपको खुद समझ लेना चाहिए। तो ये तो सूरत हाल है पीडीएम के अंदर। और जो एक और मसला जो है वो है लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का अपॉइंट होना सेनेट में। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ख्याल है कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, जो कि इस वक्त सबसे ज़्यादा सीनियर तस्वुर किए जा रहे हैं और साबिक वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं, स्पीकर कौमी असम्बली भी रह चुके हैं, उनको अब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनना चाहिए। लेकिन पीडीएम की दीगर जमातों का ख्याल है कि जो तय हुआ था वो यही फार्मूला था कि चेयरमैन जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के होंगे, जो कि हम इलेक्शन हार गए। उसके बाद डिप्टी चेयरमैन जो हैं वो मौलाना फजल रहमान साहब की JUIF से होंगे, लेकिन वो भी हार गए। तो अब जो है उसके बाद जो तय हुआ था वो यही था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लीडर ऑफ द ऑपोजिशन होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ख्याल है कि उनके नामजद कैंडिडेट यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनना चाहिए। नाज़रीन, NA 249 कराची में जो इलेक्शन होना है, बाय इलेक्शन फैसल वाडा साहब की सीट पर, उस पर भी बड़ी दिलचस्प बात है कि जहां आप एक दूसरे के ऊपर इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि ये हमारे साथ इस्तीफे देने के लिए नहीं तैयार, तो उसी असेंबली के लिए एक सीट के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास चली गई है PMLN कि उनके नामजद कैंडिडेट को सपोर्ट करे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी NA 249 कराची में। तो ये एक जो सारी सूरत हाल है इस पर भी बात करेंगे। लेकिन नाज़रीन, एक और मामला, वो जो 26 मार्च को मरीम नवाज साहिबा को नैब ने तलब किया है लाहौर नैब में, वहाँ उस हवाले से बड़ी सख्त स्टेटमेंट्स आना शुरू हो गई। मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि जी तमाम पीडीएम की लीडरशिप जाएगी, वर्कर्स जाएंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोगों ने भी यही कहना शुरू कर दिया। राना सनाउल्लाह साहब की भी आज स्टेटमेंट आ गई, और मौलाना फजल रहमान साहब ने भी यही कहा था कि हम बाकायदा भरपूर तरीके से जाएंगे। और मरीम नवाज साहिबा ने भी यही कहा कि अगर हमें कोई
तंग करने की कोशिश करेगा तो फिर हम निपट लेंगे। और नैब को उन्होंने किसी खाते में नहीं डाला। और आज अब से कुछ देर पहले नैब की प्रेस रिलीज आ गई है और उनका यह ख्याल है कि जो इतलात आ रही हैं पार्टीज की तरफ से, उसके बाद कानून के मुताबिक तमाम आईनी इक़दामात ख़ुसूसन नैब लाहौर की इमारत की सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाने के लिए लॉ इन्फोर्समेंट के इदारों, पुलिस और रेंजर्स की मावनत हासिल करने का फैसला किया है। और मुबैना सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र नैब लाहौर को रेड जोन डिक्लेयर करने का मुतल्लिका हुक्काम से कानून के मुताबिक दरख्वास्त भी जो है उनको भेज दी है। और इस मौके पर नैब ने वाज़ेह किया है कि वो किसी धमकी या दबाव की परवाह किए बगैर हमेशा आइन और कानून के मुताबिक मुल्क से बदउनवानी के खात्मे और बदउनवान अनासर से आवाम की अरबों रुपए की लूटी गई रकूम की वापसी के लिए अपना किरदार अदा करता रहेगा। तो ये तो नाज़रीन जो 26 मार्च को होने जा रहा है लाहौर में, उस हवाले से पहले मरीम नवाज साहिबा का रिएक्शन, फिर मौलाना फजल रहमान, राना सनाउल्लाह, इस पर हुकूमती मौक़िफ़ भी आया है, शिबली फराज साहब ने भी गुफ्तगू की और आज नैब की भी बाकायदा इसके ऊपर प्रेस रिलीज आ गई। नाज़रीन, एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे चल रहा है कि मुल्तान में जो आमों के बाग थे उनको काट दिया गया है। और तकरीबन अभी तक जो इतलात आ रही हैं कि मुबैना तौर पर 70 से 80 हज़ार आमों के दरख्त काट दिए गए हैं। वहाँ पे कोई हाउसिंग सोसाइटी बननी है। और अफसोसनाक बात यह है कि ये वो वक्त था जहां पे इन आमों के दरख्तों को बूर लगता है और वो अब गिरना शुरू होता है और फिर अब फल लगने का वक्त आ गया था जिस वक्त उनको काट दिया गया है। ये इतना बड़ा जुल्म है कि जिसको आप पाकिस्तान के हवाले से सबसे पहले तो माहौलियात का इशू, एनवायरनमेंट का इशू, उसके बाद फूड सिक्योरिटी का इशू, फिर आपकी एक्सपोर्ट्स, आम बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट भी होता था और कुछ अरसे से तो बहुत ज़्यादा लोग इसको पसंद करने लग गए थे और इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस भी, वो जो चेक्स थे वो भी कम होना शुरू हो गए थे। और ये हमारी इसकी जिस तरह सिट्रस की यानी कि किन्नू की और एक्सपोर्ट ज़्यादा बढ़ रही थी और उसी तरह आम भी हमारा एक, और दूसरा वैसे भी आप इसको फलों का बादशाह कहते हैं, लेकिन जो आप देख रहे हैं जो हाल किया गया है मुल्तान में, ये बहुत इंतहाई अफसोसनाक बात है। और मैं चाहूँगा कि मैं आपका पैनलिस्ट से तारुफ करवाता चलूँ इन्हीं तमाम मामला पर बात। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सेनेटर हमीदुल्लाह जान आफरीदी, रहनुमा हैं जमीयत उलमा इस्लाम, मौलाना फजल रहमान ग्रुप से। बहुत बहुत शुक्रिया हमीदुल्लाह जान आपका। अहमद यार हिराज साहब, चेयरमैन वज़ीर आज़म मुआयना कमीशन, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बहुत बहुत शुक्रिया हिराज साहब आपका भी। और सेनेटर बहरामन तंगी, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बहुत बहुत शुक्रिया तंगी साहब आपका भी। पहले अहमद यार हिराज साहब, यकीनन आपको भी आम तो बहुत पसंद होंगे और तकरीबन हर शख्स को, हर किसी को आम बहुत पसंद है, चाहे वो शुगर का पेशेंट भी हो, लेकिन फिर भी थोड़ा सा वो ज़रूर खाना चाहता है। और नहीं तो कम से कम उसकी खुशबू जो है उसको, और खुशबू से मुझे याद आया कि जब हम एक दफ़ा मैं बाहर जा रहा था और पीआई की फ़्लाइट पे, तो जहाज़ में बैठते ही आमों की खुशबू जो है वो बहुत ज़्यादा आई। और फिर लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट पे जहाँ पे आप सामान कलेक्ट करते हैं, जहाँ आमों की पेटियाँ आ रही थी, उस वक्त अलाउ होता था, लोग अपने अजीज़ व कारब के लिए लेके जाते थे, तो वहाँ लोग अंग्रेज़ पूछ रहे थे कि इन पेटियों में क्या है जिसकी इतनी ज़बरदस्त खुशबू है। और फिर उन पर जब मैंगोज़ का साइन देखते थे वो कहते थे क्या बात है पाकिस्तान के मैंगो की। क्या कर रहे हैं अहमद यार हिराज साहब, ये क्या हो रहा है हुकूमत की नाक के नीचे? ये आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम शुरू किया आज आमों के बागात के बारे में। ये कई दिनों से चल रही है, मैं भी इसके ऊपर देखता रहा हूँ। अब ज़मीर हैदर साहब, देखने सोचने की बात यह है कि ये जो हाउसिंग सोसाइटीज यहाँ पे बननी शुरू हुई हैं, इनकी जो इजाजत है क्या वो मौजूदा हुकूमत ने दी है? ये सोसाइटीज कम से कम 6-7 साल पहले से यहाँ बननी शुरू हुई हैं, तो इन्होंने जमीनें एक्वायर की और आहिस्ता आहिस्ता जैसे वो डेवलपमेंट करते गए वो बागात को काटते चले गए। अच्छा, दूसरी बात कि ये प्राइवेट प्रॉपर्टीज हैं, लोगों ने अपनी बेची हैं। हमारे मुल्क में आज तक जो भी हुकूमतें आई, कहीं पे कभी कोई ऐसे कवानीन नहीं बने कि जी आप ये फसल लगा सकते हैं, ये काट सकते हैं, या इस फसल को आपने संभाल के रखना है, इसको आप बेच नहीं सकेंगे। कोई लेजिस्लेशन है दरख्त काटने के अगेंस्ट जो कि प्राइवेट प्रॉपर्टी में लगा हुआ हो? अब एनवायरनमेंट की बात, पहली मर्तबा
इमरान खान ने शुरू की। ये जो बिलियन ट्री सुनामी वाला प्रोग्राम भी उन्होंने शुरू किया, और उसके बाद अवेयरनेस भी उन्होंने शुरू की। जिस तरह मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का फवाद चौधरी से पहले किसी को पता नहीं था, इसी तरह एनवायरनमेंट के इश्यूज का भी पीटीआई गवर्नमेंट से पहले किसी को पता नहीं था। आज जिस वक्त ये कटाई शुरू हुई है तो बोलना शुरू हुए हैं तमाम लोग कि ये कटाई हो रही है नाक के नीचे। इसकी परमिशन भी पिछली दौरे हुकूमत में मिली है, और ये जमीनें खरीदी भी पिछली दौरे हुकूमत के दौरान गई हैं। आज वो कटती नजर आ रही हैं, तो ये खामखा का एक इस हुकूमत को मतलब मौजूदा हुकूमत पर इल्जाम तराशी की जा रही है, चाहे वो वजीर आजम इमरान खान साहब हो या वो चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार हो, मतलब इल्जाम तराशी की जा रही है। एग्जैक्टली। चलें, हमीदुल्लाह जान आफरीदी साहब, क्योंकि आप साबिक मिनिस्टर भी रह चुके हैं एनवायरनमेंट के, और आपसे बेहतर क्या कोई हमें बता सकेगा कि प्राइवेट जुल्म जो हो रहा है, प्राइवेट जमीनों पे ही सोसाइटियां बन रही हैं, कहीं सरकारी जमीनों पे नहीं होती है, लेकिन कानून साजी उसकी रोकथाम ये मौजूदा गवर्नमेंट की होती है। हिराज भाई कहते हैं कि जी इमरान खान के आने से एनवायरनमेंट का नाम आया। 2009 में जो पीपल्स पार्टी दौर में मैं उनके साथ मिनिस्टर था, पूरा साल एनवायरनमेंट ईयर मनाया गया कि खैबर से लेके कराची तक बनाया गया, और हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड मैक्सिमम ट्री प्लांटेशन इन वन सिंगल डे हमने इंडिया को बीट किया और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हमने उस वक्त। इमरान खान भी ये बात करता है, लेकिन अगर ये बात वो करता है और बिलियन ट्रीज की बात करता है, तो वो क्यों इस चीज़ की उसने नोटिस नहीं ली? कौन सी ऐसी रुकावट है कि वो कहते हैं कि जी ये ज़मीनें या ये सोसाइटियाँ पिछली गवर्नमेंट की थी तो हम नहीं पूछ सकते हैं? एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी, इसका बाकायदा 1997 का एक्ट है, वो मना करता है, वो ममनू करता है। क्या इन्होंने पता किया कि वो फॉर्मेलिटीज पूरी हुई हैं इन सोसाइटियों की जो वो लोग करने जा रहे हैं? तो लिहाजा मेरे ख्याल में इन्होंने सवाल ही पैदा नहीं होता है। वरना इतना बागात के बागात, देखें, मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको दे रहा हूं। प्राइम मिनिस्टर गिलानी साहब ने 0 पॉइंट का राउंड अबाउट जो है उन्होंने इनॉग्रेट किया, उन्होंने फीता काटा कि इधर बनेगा। ईपीए की अप्रूवल सीडीए ने नहीं ली थी। सीडीए कह रहा था हम खुद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, हमें क्या जरूरत है। हमने जाके जबरदस्ती बंद कराया, हमने बंद कराया। कॉन्ट्रैक्टर को हमने कहा कि आप जेल जाएंगे अगर आपने इस पे आगे। वो बात आगे तक पहुंची, गिलानी साहब तक पहुंची। गिलानी साहब ने जब मुझे फ़ोन किया तो मैं उनके नोटिस में ले आया कि गिलानी साहब आप प्राइम मिनिस्टर है, आपसे ये इदारा गलत काम कर रहा है, इन्होंने लीगल फॉर्मेलिटीज़ ही पूरी नहीं की है। देखें, वो बैठा इदारा इसलिए है और आईन में कहता है कि आपको उसकी इजाज़त होनी चाहिए। मैं नहीं समझता हूं कि इसमें ईपीए की इजाज़त ली गई है, क्योंकि जितनी ग्रीनरी आप मिटिगेट करते हैं उसकी डबल ग्रीनरी आपको बतानी पड़ती है कि मैं ये काम करता जान, ये दरख्त ये कितने सालों में इस मतलब इतना बड़ा तनावर दरख्त बनता है जिसको इतना सबसे मतलब बादशाहों का फलों का बादशाह जो है वो ये लगता है इस दरख्त क्रिमिनल एक्ट है, ये क्रिमिनल एक्ट है, और मेरे ख्याल से रातों रात इसके खिलाफ इंक्वायरियां होनी चाहिए। कट गए दरख्त, ट्रालियों पे इनके तने भी चले जेल भेजे उन लोगों को, वैसे जेल भेजें। किसने किया, क्यों किया? खट गए क्या मतलब? कोई अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, किसी को पूछना चाहिए। ये बनाना रिपब्लिक तो नहीं है यार, एक मुल्क है, एक आईन है, एक तरीका है, कौन इंप्लीमेंट करेगा? मतलब सारा आइन है और ईपीए ताकत रख सकती है, और अगर गलत ईपीए ने सर्टिफिकेट एनओसी दिया है तो उसको भी चैलेंज किया जा सकता है। बात अदालत किस लिए है? अदालत बिल्कुल। बैरमन तंगी साहब, इस पर जरा थोड़ा सा कमेंट कर दीजिएगा, तो फिर आगे पॉलिटिकल सिचुएशन पर भी चलते हैं कि अगर इस तरह मतलब जो बिलियन ट्री सुनामी जो हमने सुना कि केपी में तो कमाल कर दी है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने, जो नॉर्दर्न एरियाज हैं वो उन पे दरख्त ही दरख्त, ग्रीन ही ग्रीन हो गए, तो यहां तो ये अब कंक्रीट के बेड्स बन जाएंगे, कंक्रीट ही कंक्रीट नजर आएगी। 70-80 हजार मुबैना तौर पर आमों के दरख्त, पूरे तनावर दरख्त जो हैं वो काट दिए गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू जमीर साहब। सबसे पहले अभी तक मुझे ये अंदाज़ा नहीं था हिराज साहब नून मुस्लिम लीग नून से हैं या पीटीआई से, लेकिन अभी मैं देख रहा हूं कि अहमद हिराज साहब पीटीआई की हैं, और बिल्कुल मुझे अभी पता चला कि ये पीटीआई से ताल्लुक़ रखते हैं। मैं सोच रहा था कि आज जमीयतुल इस्लाम और नून और मेरा प्रोग्राम है, पीटीआई का नहीं है, तो चेयरमैन है यार, तो पता चला कि हिराज साहब अभी पीटीआई हैं। देखिए जमीर साहब, बात यह है कि मेरे भाई हिराज साहब ने कहा
कि बिलियन सुनामी ट्री, मैं इस प्रोग्राम से मैं अपने इस भाई को चैलेंज करता हूं कि डिस्ट्रिक्ट चारसद्दा से मेरा ताल्लुक है और इस वक्त भी मैं तंगी में बैठा हूं। तो डिस्ट्रिक्ट चारसद्दा का जो बिलियन सुनामी ट्री में जो टारगेट किया है, पूरी दुनिया को झूठ बोल के कहा था कि 70 लाख हमने यहाँ पर बिलियन सुनामी ट्री जो है वो हमने करवाया है। रैंडमली मैं तहसील तंगी या तहसील चारसद्दा या तहसील शफकत लेता हूँ और ये मेरे साथ मुनाजिरा कर ले और आके गिनती कर ले कि बिलियन सुनामी ट्री के शक्ल में जो ये कह रहे हैं कि वो कितने हैं, 70 लाख हैं, 70,000 है या 700 है। आपको किसी जगह पर आपको पॉपुलर नजर नहीं आएगा जिन लोगों ने 14 अरब रुपए की करप्शन की है बिलियन सुनामी ट्री में। ये मैं आपको बता दूं, 17 अरब रुपए, 14 अरब 70 करोड़ 20 लाख रुपए का ये प्रोजेक्ट था जिसमें 8 अरब रुपए का करप्शन इन लोगों ने किया है। और पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा करप्शन एक प्रोजेक्ट में क्या है तंगी जो साहब, कि वो तो अभी हो भी गया, बिल्कुल वो तो है। और मेरे ख्याल में नैब में मामलात भी हैं और उन्होंने यही कहा था कि वो बहुत बड़ा सुनामी केस होगा जब वो हम उस तरफ जाएंगे। लेकिन अब ये जुल्म जो आप हम स्क्रीन पे भी दिखा रहे हैं कि ये आमों के दरख्त तैयार बड़े, और जो अब मतलब इस सीजन में भी इन्होंने पता नहीं कितना फल देना था और वो दुनिया में भर में जाना था, पाकिस्तानियों ने खाना था, और ये हशर हुआ है। यहां पे अब कंक्रीट बिछ जाएगी और घर बन जाएंगे और सड़कें बन जाएंगी, लेकिन ये दरख्त नहीं रहेंगे अब। देखिए समीर साहब, जैसे आज आपकी बिजली का बिल, आपके टेलीफोन, आपका जो दवाई मेडिसिन, आपके जो पेट्रोल, आपके जो डॉलर, आपके रोजमर्रा अशिया की कीमतें जिस अंदाज से आसमान पे पहुंच चुकी हैं, मेरा भाई ये कहेगा कि ये जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब और मौलाना फजल रहमान साहब की वजह से है। आज अपने इस सेंटेंस को रिपीट करके मेरे भाई ने कि ये तो पिछली हुकूमतों की वजह से है। भाई खुदा का खौफ करें, अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें। अपनी बीवी से, आपको उसकी बीवी से पता चला कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, मीडिया से पता चलता है कि डॉलर की कीमत बढ़ रही है, 2.5 साल के बाद खड़े होकर कहा कि मुझे तो मईशत का पता ही नहीं चला है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि इमरान इस वक्त वज़ीर आज़म है, नो डाउट कि ही इज द सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। एक्शन ले, गलत काम को मना करे। आज तो आपके लीडर ने भी कुछ सिलेक्टेड तक की तरफ इशारा कर दिया है। बिलावल साहब ने भी बता दिया है कि लाहौर का एक बड़ा सियासी खानदान जो है वो यकीनन, लेकिन अहमद यार हिराज साहब ने इस बात पर तो आप अप्रिशिएट करें कि तस्लीम किया है कि ये अगर हो रहा है तो इसको किस तरह रोकना चाहिए था। कुछ तो कम से कम एक हुकूमत की तरफ से मौकफ आना चाहिए था कि ये 70-80 हजार आमों के दरख्त अगर काट दिए गए हैं तो इसका कोई ना कोई तो जवाबदेह होगा, या ये सिर्फ कंक्रीट का बेड बन जाएगा और उसके बाद फिर हम तरसते रह जाएंगे कि हमें आम खाने को नहीं मिल रहा मुल्क में और महंगा भी हो जाएगा और बाहर भेजने की तो बात दूसरी रह जाएगी। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे और जायजा लेंगे कि इस वक्त कहां खड़ी है और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब में हुकूमत और फेडरल हुकूमत 26 मार्च का दूसरा बड़ा चैलेंज, लॉन्ग मार्च तो हुआ नहीं लेकिन मरियम नवाज की पेशी फिर एक चैलेंज है या नहीं। ब्रेक के बाद वेलकम बैक। नाज़रीन 26 मार्च को लॉन्ग मार्च तो नहीं लेकिन लाहौर नैब के ऊपर चढ़ाई का फैसला किया गया है। मरियम नवाज साहिबा ने भी बता दिया था कि वो क्या तैयारियां कर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान साहब, राना सनाउल्लाह साहब ने आज बात की और फिर शिबली फराज साहब ने इसका जवाब दिया। ये जरा सुन लें आप। हमीदुल्लाह जान आफरीदी साहब, पहले मौलाना फजल रहमान साहब की आपने बात सुन ली, ये क्या करने क्या जा रहे हैं? ये 26 मार्च को लॉन्ग मार्च की जो शर्मिंदगी है उसको मिटाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। ज़मीर, बेसिकली जो है ना, नैब तो अब टोटली पाकिस्तान को पता चल गया है कि गवर्नमेंट की कहने पे इस्तेमाल हो रहा है और बाकायदा जो वीडियो उसकी रिलीज़ हुई थी चेयरमैन की, सुना है ऐसे 2-3 वीडियोस और गवर्नमेंट ने रखी हुई है और उसको डराया धमकाया जा रहा है कि ये दूसरी आने वाली है और तीसरी आने वाली है। नैब अगर न्यूट्रल हो के सबको एक नज़र से देखती और अकाउंटेबिलिटी होती तो फिर तो कोई बात थी। क्या सिटिंग गवर्नमेंट के ऊपर ऐसे केसेस नहीं है जो नैब में इल्तवा है? ये शुगर स्कैंडल किधर गया? ये वीट का जो बाहर से इंपोर्ट किया इंसान खा नहीं पा रहा है, अपना एक्सपोर्ट करके महंगो दामों इंपोर्ट करके खाया नहीं जा रहा है। इसके अलावा बीआरटी किधर चली गई है आपकी? ये सुनामी वाले केसेस कहाँ चले गए हैं? नैब तो टोटली
ऑपोजिशन को दबाने के लिए लगी हुई है। और अनफॉर्चुनेटली उसमें अगर कोई जेन्युइन केसेस भी ऐसे हैं जिनको नैब करना चाह रही होगी, तासुर ये आ रहा है आवामा में कि नहीं ये तो भी इसका दबाया मतलब ये जा है रहा कि है। मरियम साहब को मरियम साहिबा को बुलाया स्पेशली जाए तो आप नहीं, लोग सब इस दफा मौलाना साहब कह रहे हैं लाखों लोग देखिए, आएंगे। इस दफा तो मरियम को उन्होंने केस नहीं, उन्होंने कहा कि आप नैब के पीछे बोलती कैसे हैं, आप हाजिर हो जाएं। तो ये कोई बात है यार? ये कोई इदारा है? ये मुल्क के पॉलिटिशियन है, असेंबलियों में भी बात होगी, बाहर भी बात होगी। ये क्या बात हुई? सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस पे बात हो सकती है और नैब पे नहीं हो सकती है। लिहाजा इनका ये तर्ज अमल ठीक नहीं है। अगर ये ऐसे करेंगे तो ऐसे ही होगा। मौलाना साहब का नैब ने वैसे ही झूठा मूठा रेफरेंस है, उन्होंने इसलिए कहा नहीं जाऊंगा कि इनको पता है कि ये तस्लील के लिए कर रहे हैं, कुछ भी मटीरियल नहीं है, कोई भी केस नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर अपने पार्टी के लोग या पीडीएम पार्टी के लोग जाते हैं, वो चढ़ाई या दावा बोलने के लिए तो नहीं जा रहे। नैब को क्यों तकलीफ है? अवाम है, बाहर बैठी रहेगी, वो पेश हो जाएगी, केस लग जाएगा। गवर्नमेंट के पास इनको इंटेलिजेंस परेशानी रिपोर्ट्स क्यों आ रही होती हैं कि आप लोग क्या करने जा रहे हैं, सर, इसलिए वो कोई ऐसी preemptive- बात नहीं आज है। जो नैब की प्रेस रिलीज है वो ये preemptive- पहले पीडीएम के जलसे नहीं हुए हैं, कहीं ये गमला टूटा है? ये तो कोई बात नहीं है ना कि आप प्रियम्प्ट कर रहे हैं कि नहीं जी, प्रियम्पशन में तो आप क्या मतलब जेल में पिछली दफा डालेंगे? नैब में जब गई थी मरियम साहिबा तो आपने देखा था क्या हुआ, पथराव हुआ, वो जख्मी हुए लोग। क्यों हुआ? जो सुनने में आया कि पुलिस ने लाठीचार्ज की, पथराव किया। अब कल वाले हजूम में भी अगर ये टेयर गैस और रोकने और ये कोशिश करेंगी तो उस हजूम में हर किस्म के लोग होते हैं, फिर जाहिर है फिर रिएक्शन आएगा। तो लिहाजा ये बड़ा सेंसिबली इसको प्ले करें, जाने दे लोगों को। पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनकी आवाम उनके साथ जाते हैं, और आप जब तजलील पे उतर आए, आप फिर बगैर किसी इशू के, बगैर किसी केस के, गवर्नमेंट के प्रेशर मरियम में साहिबा आकर आप ये केस ही कर- कोई नहीं है। सर होंगे 50 केस होंगे। मैं आपको ये 26 की पर्टिकुलरली आपको इसकी बात कर रहा हूं चलें, कि ठीक है। उसमें इस सिलसिले में कि आप बोलती क्यों हैं नैब के ऊपर। बैरमन तंगी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मरियम साहिबा की पेशी के वक्त उनके लीडर या उनके वर्कर्स जाएंगे लाहौर में? देखिए, मौलाना साहब पीडीएम के सरबराह है और सरबराह के तौर पे उसने कहा था कि मरियम बीबी अगर जाती हैं तो यहाँ पे दो बातें सामने हैं। एक तो पीडीएम के प्रेसिडेंट साहब ने कहा था कि पीडीएम के तमाम पार्टी के वर्कर्स जाएंगे और साथ साथ शख्सियात के बारे में हम बाद में तयन करेंगे। लेकिन ये है कि पीडीएम के सरबराह ने ये नहीं कहा था कि हम नैब के ऑफिस पे चढ़ाई करेंगे, हम वहां कब्जा करेंगे। भाई वो तो जा रही है मरियम बीबी के साथ। मैं समझता हूं कि अगर पीडीएम के प्लेटफॉर्म से जो फैसला हो चुका है, पीडीएम की पार्टी में जो भी पार्टी से वो इस पे अमल करेंगे, और इज़हारिया छुट्टी के लिए अगर वो भी मरियम बीबी के साथ चले जाए तो इसमें कोई धमकी वाली बात नहीं है, कब्जे की बात नहीं है। जैसे अभी मतलब कि शिबली फराज जिस अंदाज से बोल रहे हैं, जो बंदा पाकिस्तान की तारीख में कभी यूनियन काउंसिल का वर्कर नहीं रहा है, आज वो भी सियासत करना जानती है, सही, उसको भी पता है जमहूरियत क्या चीज है। मैं समझता हूं कि करने दे। अगर वो मना नहीं करते हैं, अगर वर्कर को मना नहीं पुरअमन करते हैं, रहेंगे। अगर मतलब पुरअमन रेजिस्टेंस रहेंगे। नहीं होगी तो वो पुरअमन रहेंगे। बिल्कुल। अहमद यार हिराज साहब, बिलावल साहब ने आज कहा है कि लाहौर की एक सियासी फैमिली है जो सिलेक्ट होती आई है हमेशा से। इस तनाजुर में आप देखते हैं एक तो पीडीएम के पूरे जोर से ये जाएंगे मरियम साहिबा के साथ, या फिर आप इसमें देख रहे हैं और हुकूमती रद्द अमल क्या होगा? क्या डिलिबरेटली रोकने की कोशिश की जाएगी? देखिए जी, हुकूमती रद्द अमल तो बड़ा वाज़ेह है कि जहाँ पे कानून शिकनी होगी तो वहां पे कानून हरकत में आएगा। उसके अलावा किसी को क्या लेना देना है? वर्कर्स हैं, कहीं जाना चाहते हैं जरूर जाएं। बाकी रही बात बिलावल साहब की, तो वो पीपल्स पार्टी और पीडीएम की राहें तो हम देख रहे हैं कि अब जुदा जुदा है। जब से ये उन्होंने इस्तीफे न देने वाली बात की है, उसके बाद से इधर से भी उसी तरह की गुफ्तगू शुरू हुई खड़ी है नून लीग की तरफ से, और वो आगे से जवाब दे रहे हैं। तो इसमें तो कोई अजीब बात नहीं लग रही। ये एक इत्तेहाद था जो कि 11 जमातों का इत्तेहाद था, एक नुक्ते पे भी इकट्ठे हुए थे कि पीटीआई हुकूमत को हटाना है। अब वो दरमियान में आके जिस वक्त सिंध हुकूमत भी हटती नजर आ रही है तो उस वक्त उन्होंने अपनी शर्त रख दी। वैसे मैं आपको एक बात याद कराऊं ज़मीर हैदर साहब, कि आसिफ अली जरदारी साहब ने ये शर्त 1-2 महीने पहले भी ये बात की थी कि मियाँ साहब तशरीफ ले आए और इस्तीफे ले लें। ये उन्होंने पहली मर्तबा अब नहीं कहा, ये पहले भी कहा और अब उसको दोहराया कि मियाँ साहब आ जाए इस्तीफे ले लें। वैसे हकीकतन अगर देखा जाए, अब हम तो इनकी इत्तेहाद के साथ नहीं है ना, दूसरी तरफ बैठे हैं। एक अगर न्यूट्रल स्टैंड पॉइंट से देखा जाए तो बात तो उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त की
कि मियाँ साहब लंदन में बैठ के मौज मेला मस्ती करते रहे और बाकी सब हजरात यहाँ सड़कों पे रुलते रहे, तो ये तो कोई तुक नहीं है। तो मियाँ साहब तशरीफ लें और इस्तीफे ले लें। इसमें इन्होंने पता नहीं इतना गुस्सा किस बात का मनाया उनको। तो मैं समझ रहा था कि मियाँ साहब ऐलान करेंगे कि मैं फलां फ्लाइट पे वापस आ रहा हूं। मरियम साहिबा ने तो कह दिया कि जुबान खींच लेंगे अगर कोई किसी ने भी मियां नवाज शरीफ साहब, और उस दिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उन्होंने कहा था किसी को कोई हक नहीं पहुंचता मियां साहब को बुलाने का। नहीं, बुलाने का तो ये क्या मतलब हुआ कि ये कोई गुनाह की बात तो नहीं है ना। एक सियासी बात हो रही है कि जी अगर आप लीडरशिप आपके पास है नून लीग की तो आप आए और अपनी पार्टी के साथ खड़े हों, हम आपके साथ चलने को तैयार हैं। इंतहाई मौजू बात थी। मतलब अभी तक सूरत हाल यह है कि अगर पीडीएम के फोरम से अगर बहुत बड़ा कोई जमे गफीर लाया जाता है मरियम नवाज साहिबा के साथ और लॉ एंड सिचुएशन होती है तो उसको आनी हाथों से निपटा जाएगा, और नैब ने भी दरखास्त कर दी है। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जरा सूरत हाल का जायजा लेंगे कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन सेनेट में पीपल्स पार्टी वर्सेस रेस्ट ऑफ द पीडीएम क्या बनेगा। ब्रेक के बाद वेलकम बैक। हमीदुल्लाह जान आफरीदी साहब, सेनेट का लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का मसला, एक तरफ पीएमएलएन जो है सपोर्ट मांग रही है पीपल्स पार्टी से यानी 249 के ऊपर बाई इलेक्शन में, और इस्तीफे भी मांग रहे हैं। क्या मतलब हो क्या देखिए, पॉलिटिक्स में होता है, इस्तीफे डिसाइड हो चुका था कि जी हम इस्तीफे भी देंगे। अब अगर वो इलेक्शन हो रहा है, कल दोबारा उसका इस्तीफा दे दिया जाएगा, मैदान वो छोड़ नहीं रहे। इसका ये मतलब तो नहीं है कि जी आप इस्तीफे क्यों दे रहे हैं अगर आप इलेक्शन लड़ रहे हैं। बाई इलेक्शंस में भी गए हैं ये सारे, पीडीएम में ऑप्शन भी था इस्तीफों का। इन सारी चीजों पे पीडीएम का मुश्तरका फजल रहमान साहब किधर खड़े हैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन सेनेट के लिए? देखें, वो तो जो पीडीएम में डिसाइड हुआ था वो ये था कि जी सेनेट की चेयरमैनशिप के लिए पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करेंगे, ऑपोजिशन लीडर के लिए नून को सपोर्ट करेंगे। तो ये डिसाइड हुआ था। मौलाना साहब तो इसी पे खड़े हैं कि ये डिसाइड इन प्रिंसिपल हो चुका था, तो वी शुड स्टिक टू इट। अब चूंकि पीपल्स पार्टी कह रही है कि वो सीट हमें नहीं मिली, तो लिहाजा हमें ऑपोजिशन लीडर। ट्रेडिशन क्या है, प्रैक्टिस क्या है? देखिए, प्रैक्टिस मेजॉरिटी कोई देखा सिंगल पार्टी मेजॉरिटी का लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। ट्रेडिशन की बात ना करें, चेयरमैन जो बैठा हुआ है इसको देख लें, ये मेजॉरिटी तो नहीं है ना। अब ये लास्ट इसका जो इलेक्शन हुआ था मेजॉरिटी तो नहीं था ना, तो फिर असूलन तो इसको बनना ही नहीं चाहिए था, गवर्नमेंट को ही नहीं लेना चाहिए था कि जी ये ट्रेडिशन है, मेजॉरिटी वाले आते हैं। तो एक तरफ पीपल्स पार्टी यूसुफ रजा गिलानी के लिए अदालत में भी जारी है चेयरमैन सेनेट के लिए, तो वो वहां से भी एक तवक्को है, और दूसरी तरफ लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के लिए भी जोर लगा रहे हैं। बहरामान तंगी साहब, एक तो ये बता दें बिलावल साहब ने किस सियासी फैमिली का कहा है कि वो लाहौर से सिलेक्ट होती आई है आज तक, और दूसरा यही सेनेट के लीडर ऑफ द ऑपोजिशन में की सूरत है। मैं सबसे पहले लीडर ऑफ द अपोजिशन के बारे में बात करूं। देखिए ज़मीर साहब, प्रैक्टिस ये रही है कि अपोजिशन में जो मेजॉरिटी पार्टी होती है उससे लीडर ऑफ द अपोजिशन होता है। जैसे आप देख रहे हैं कि राजा जफरुल हक साहब नून ग्रुप के थे और नून ग्रुप के नंबर ज्यादा थे तो वो अपोजिशन लीडर थे। दूसरी बात यह है कि अगर इस वक्त इलेक्शन जो सेनेट के चेयरमैनशिप हमने जीत गया है, लेकिन अगर आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मशवरा करते हैं या डिमांड करते हैं, तो मेरे ख्याल में आज मौलाना साहब ने भी नून ग्रुप की लीडरशिप से बात की है कि जो गिलानी साहब है वो मेच्योर है, वो सीनियर पॉलिटिशियन है, अगर वो अपोजिशन लीडर बने तो हमीदुल्लाह तो कह रहे हैं कि मौलाना साहब की स्टेटमेंट अपनी आई है। वो उन्होंने कहा कि पीएमएलएन का होना चाहिए। नहीं, देखिए मेरी बात सुने, अगर परस करे इस वक्त भी ये फैसला करेगा पीडीएम करेगा, बेशक मेरी पार्टी जो भी डिसाइड करते हैं कि हमारे नंबर ज्यादा हैं, लेकिन हम बार बार कहते हैं कि पीडीएम में जितनी जमातें हैं जो भी फैसला आता है वो पीडीएम के प्लेटफॉर्म से आएगा। जहां तक मेरे लीडर जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा था कि लाहौर की पंजाब की या लाहौर की जो एक खानदान है को सेलेक्ट होकर आती है, तो उसने किसी का नाम नहीं लिया। इसमें भी आप नवाज शरीफ के खानदान की तरफ उंगली उठाते हैं, तो मेरे ख्याल में ये ज्यादती होगी। तो फिर अब बता देना कि कौन सी वो अपने कहते हैं कौन कोई अपने कहते हैं कोई सियासी फैमिली, अब किसी वो अंग्रेजी की कहानी है टॉम डिक हैरी की तो नहीं बात कर रहे हैं ना, किसी सियासी बड़ी सियासी फैमिली की बात कर रहे हैं।
आपको पता, देखिए आपको पता है कि चोर दरवाजे से आने वाले खानदान जो कि कभी चीफ मिनिस्टर बनते हैं और कभी चलें। मरकजी हुकूमत ज्यादा होते चीफ हैं। मिनिस्टर वैसे शरीफ खानदान के नहीं है। अहमद यार हिराज साहब, लास्ट 2 मिनट सम अप करें इस पूरी सूरत हाल को। सियासी खानदान कौन सा और फिर पीडीएम के अंदर की रिफ्ट, आपको क्या लगता है ये जड़ें मजबूत हो रही हैं या रिफ्ट खत्म हो जाएगी? हमीदुल्लाह का कहना है कि मौलाना साहब ने अब दूरियां कम कर दी हैं पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन में। जो बिलावल साहब ने जिक्र किया है, ऐसे ज़हन तो शरीफ खानदान की तरफ जाता है इस बात से कि लाहौर का सियासी खानदान जो बार बार सिलेक्टेड होके तो हुकूमत में आते रहे हैं। आपको याद है एक कोर्ट केस भी हुआ था इस मामले में, इतने पैसे दिए गए इनको इलेक्शन लड़वाने के लिए और वो केस भी इल्तवा का शिकार हो गया, उसके ऊपर भी कोई फैसला ना आया। सही। अच्छा, बाकी रही बात पीडीएम की, तो पीडीएम तो अब इस तरह लड़खड़ाते हुए आखिरी सांसें ले रही है। पीपल्स पार्टी एक बड़ी जमात, इस पीडीएम का एक बहुत बड़ा सपोर्ट थी, वो बीच में से निकल गई और उन्होंने जो भी वो 26 रुकनी हिसाब किताब बनाया था, ये अभी अफरीदी साहब बता रहे थे कि उसमें इस्तीफों का भी जिक्र था। तो जब एक चीजों के ऊपर तयन करके आप अलग हो जाएं तो फिर उसके बाद उसमें जान तो नहीं रहती। बाकी बात यह है कि पिछली दोनों हुकूमतों ने 5-5 साल पूरे किए हैं, पीटीआई गवर्नमेंट भी 5 साल इंशाल्लाह ताला पूरे करेगी और उसके आखिर में आके हम सारे जमहूरी जो सिलसिले से वाबस्ता है, हमेशा कहते हैं कि बेहतरीन एहतसाब हुआ है जो अवाम करती है, बेहतरीन फैसला हुआ है जो अवाम देती है। तो फिर इस सारे कन्फ्यूजन को खत्म करके उसी अवाम की बेहतरी के लिए मिलजुल कर क्यों ना कोई काम किया जाए और जहाँ 2.5 साल गुजरे हैं अगले 2.5 साल भी गुजरने दिए जाए, अवाम फैसला करेगी पीटीआई हुकूमत ने डिलीवर किया या ना किया। बैरहमान तंगी साहब, को वैसे भी खत्म होना। बैरहमान तंगी साहब 30 सेकेंड्स, हुकूमत 5 साल पूरी करती है, हुकूमत को हम जमहूरी तरीके से बाहर करेंगे, इलेक्शन में, आइंदा इलेक्शन में जमहूरी तरीके से 5 साल से पहले इंशाअल्लाह। हमीदुल्लाह जा। देखें जी, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन आपको नजर आ रहा है कि ऑपोजिशन कितना मेजर रोल प्ले कर रही है। दूसरा, लाहौर के खानदान की आपकी बात की है कि इमरान खान की तरफ इशारा ना हो, वो खुद भी लाहौर से है, तो बिलावल ने कहीं इसका इशारा हमेशा से सिलेक्ट होते आए की बात हो रही है, तो सीटें भी जीतता रहा है ना पहले से। नहीं बिलावल साहब सीटें की भी बात जीतता से रहा है हवा ना। में तो ना उड़ाए। जी अहमद यार, बिलावल साहब की बात को हवा में ना उड़ाए, उनकी बात बड़ी नपी तुली और बड़ी जांची परखी हुई है। उन्होंने शरीफ खानदान का जिक्र किया है, इसी पे रहने दें। गवर्नमेंट खुद लेकिन मजबूर चलें, होगी, 5 साल पूरे करने की टाइम से पहले गवर्नमेंट खुद इलेक्शन खुद कराएगी, ये टाइम देख से लेना। पहले, हमीदुल्लाह जान अफरीदी ने टाइम से पहले हुकूमत खुद इलेक्शन की तरफ जाने की कोशिश करेगी। और दूसरा जो इस वक्त सूरत हाल है, बिजली की कीमतों में मतवातर इजाफे का कहा जा रहा है, गैस की कीमतों में भी। अब देखना यह है कि इस सारे हालात में कोविड भी बहुत ज्यादा सर उठा रहा है, इन हालात में हुकूमत कैसे निपटती है, आवाम के मसाइल कैसे कम करती है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।